हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट यूनिट, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. So let us start with our first topic and that is Biot-Savart's law. इस लॉ के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी क्लास में डिटेल में पढ़ा है, एक करंट कैरिंग सपोज अपने पास एक वायर है जिसके अंदर से करंट आपका आई मूव करता है. कंप्लीट वायर की लेंथ सपोज एल है, तो हम इसके अंदर स्मॉल करंट एलिमेंट मानते हैं. उसकी लेंथ अगर आपकी डीएल है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें देखना होता है. सो सपोज वो जो पॉइंट पी है वो आपका इस वायर से आर डिस्टेंस पे है और जो वायर के साथ एंगल बनाता है वो है थीटा. तो P पॉइंट पे इस लेंथ एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका होगा dB. जैसे कि यहाँ पे डायरेक्शन क्रॉस दिखाई गई है. क्रॉस मीन्स पेपर के इनवर्ड या आपका जैसे यहाँ जो आपकी स्क्रीन है इसके इनवर्ड. अगर डॉट होता तो आपका होता आउटवर्ड. नेक्स्ट थिंग इज, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस लॉ, दैट इज dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. यहाँ पे आपका I जो करंट है, dl जो लेंथ एलिमेंट है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपका साइन ऑफ थीटा था, हमने डेरिवेशन में सीखा है, और अपॉन में आता है डिस्टेंस का स्क्वायर. मींस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये आपका ओबे करता है. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो इसके अलावा हम कोई यूनिट वेक्टर मान सकते हैं जो कि हम आर कैप लेके चल सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे नोटेशन आर ली है. सो अगर उस फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे वेक्टर का साइन आएगा और डीएल जो कि एक लेंथ एलिमेंट है उसके साथ आर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा और नीचे आपकी पावर में एक इंक्रीज हो जाएगा. यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल की पोर्शन की बात की जाए तो न्यूमेरिकल्स में कई बार हम म्यू नॉट की वैल्यू को पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट इज 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7. साथ में आप उसकी यूनिट भी मेंशन कर सकते हैं. ये तो था आपका सिंपल लॉ और इसका फॉर्मूला. लेकिन जो बायट-सावर्ट्स लॉ है वो हमें कुछ बातों के बारे में बताता है, जैसे कि ये जो आपका लॉ है ये किसके लिए वैलिड है. नंबर 1, ये आपका सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका वैलिड है. नंबर 2, लेंथ जो एलिमेंट है आपका जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो भी स्मॉल होना चाहिए. साथ के साथ ये जो आपका बायट-सावर्ट्स लॉ है ये आपका एंगल पे डिपेंड करता है. लाइक अगर आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 0 या 180 डिग्री पुट करते हैं तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी वो मिनिमम होगी या बोले तो 0 के इक्वेट होगी. लेकिन अगर आप थीटा की वैल्यू को 90 पुट करते हैं तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मैक्सिमम मिलेगी. कई बार बुक्स में ये भी लिखा जाता है कि ये जो आपका बायट-सावर्ट्स लॉ है ये मैग्नेटिक फील्ड में है. ठीक है, इसको कूलम्स लॉ जो आपका इलेक्ट्रोस्टैट में है उससे कंपेयर किया जाता है. बेटा दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिसिमिलैरिटीज है. सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों ही लॉन्ग रेंज को फॉलो करते हैं. दोनों आपके लॉ, ये बायट-सावर्ट्स लॉ और कूलम लॉ आपके वैलिड है किस चीज के लिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए. दोनों के ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है. लेकिन डिफरेंट किस सेंस में है, बायट-सावर्ट्स लॉ आपका एंगल डिपेंडेंट है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू है. लेकिन कूलम्स लॉ में कोई भी टर्म ऐसी नहीं थी जो आपके एंगल पर डिपेंड होती है. साथ ही जो कूलम्स लॉ था उसका जो सोर्स चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. लेकिन यहाँ पे जो सोर्स है, जो आपका करंट और डीएल का जो प्रोडक्ट है, ये दोनों का करंट एलिमेंट, वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है. कहने का मतलब बायट-सावर्ट्स लॉ में जो मैग्नेटिक फील्ड का आपका सोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो डियर स्टूडेंट, ये आपकी कुछ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी थी आपकी कूलम्स लॉ की और बायट-सावर्ट्स लॉ की. नेक्स्ट इज एम्पियर सर्कुटल लॉ. अभी एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या है, ये साइंटिस्ट के नेम पे ही है. जैसे कि B.dl ये आपका इक्वल होता है म्यू नॉट I. I मींस जो टोटल करंट आपका इनक्लोज है. कई बार दो सरफेस पे भी होती है आपकी, वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करते हैं I1 माइनस I2 करके. बाकी सारा आपका सिमिलर है. कई बार पूछा जाता है कि एम्पियर सर्कुटल लॉ में जो आपका रूल होता है जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो कौन सा होता है, तो वो आपका राइट हैंड थंब रूल होता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज सोलेनॉइड एंड टोरॉइड. ये हम
10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं सोलेनॉइड के बारे में, ये नहीं है आपके लिए। सो व्हाट इज सोलेनॉइड, और इस सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। सो अगर हम एक बहुत लंबी वायर, लॉन्ग वायर, और उसको हम हेलिकल फॉर्म में ऐसे बाउंड करें, लपेटें उसको, सो उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड के केस में इस शेप की होती है प्यारे बच्चों। दो जगह का आपका फॉर्मूला पूछा जाता है, ये हमने क्लास में अच्छे से ड्राइव किया है। सो हम बीपी मींस आपका सेंटर में सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर आप पूछना चाहते हैं तो दैट इज म्यू नॉट एन आई। और अगर आप एंड पे अगर देखना चाहिए, अगर आपका न्यूमेरिकल में आए कि सोलेनॉइड है आपकी, लेकिन आपको एंड पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका आपका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट एन आई बाई में 2। मींस आपकी मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाती है उससे जितनी आपकी सेंटर पे होती है। लेकिन यहाँ पे जो ये स्मॉल एन है, इसका कैपिटल एन के साथ एक रिलेशन होता है प्यारे बच्चों। स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एन, मींस नंबर ऑफ टर्न अपॉन में टोटल लेंथ। अब अगर मैं बात करूं टोरॉइड की, तो टोरॉइड सिंपली आपकी सोलेनॉइड जो आपकी एक लॉन्ग फॉर्म में थी, अगर आप उसको बाउंड करके ऐसे, मींस अगर आप उसको थोड़ा रोटेट करके एक सर्कल की फॉर्म बना दें, अगर आप इस वायर को थोड़ा सर्कल की फॉर्म में बनाएं तो इस शेप को हम टोरॉइड बोलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस केस में जब इसका मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं आप, तो फॉर्मूला सेम आता है। सेम मींस जो आपका बी म्यू नॉट इक्वल टू एन आई सोलेनॉइड के केस में था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, सेम आपका प्यारे बच्चों टोरॉइड की फॉर्म में आता है, टोरॉइड के केस में आता है। बस एक डिफरेंट चीज है वो आपसे शेयर करना चाहती हूं। इस केस में तो लेंथ होती है, अगर कई बार न्यूमेरिकल्स में लेंथ पर यूनिट लेंथ की बात की जाती है तो कैपिटल एन बाई में एल को हम एल लेते हैं क्योंकि वो लेंथ लीनियर है, राइट। लेकिन अगर आपका टोरॉइड का केस है और लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ उसकी टोटल सरकमफेरेंस होती है। सो उस केस में आप एल की वैल्यू को 2 पाई आर, जो उसकी सरकमफेरेंस होगी, ये आर है, डी है, एक्स है, जो आप लेना चाहे रेडियस की नोटेशन वो आप ले सकते हैं। बस आपको ये बताना चाहती थी कि यहाँ पे जो एल है वो आप उस सर्कल की, टोरॉइड की पूरी कंप्लीट सरकमफेरेंस को पुट करेंगे। सो इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट आवर टॉपिक अप टू हियर। अब हमें डिस्कस करना है ये जो बायर-सेवर्स लॉ है आपका, या फिर जो आपका एम्पियर लॉ है, इसकी एप्लीकेशन क्या है अपने सिलेबस में, और क्या क्या आपके एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। सो उसके लिए मैंने आपको कुछ केसेस लिए हैं, लाइक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर। अपने सिलेबस में जो जो है मैंने वही मेंशन किया है, लाइक एक करंट कैरिंग वायर है, एक आपका सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर पे, एक सर्कुलर कॉइल के आपके एक्सिस पे निकाल सकते हो, या फिर आप किसी सिलेंडर की वजह से निकाल सकते हो। सो ये कुछ केसेस हैं मैग्नेटिक फील्ड के। तो अब इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और जो कि आपका 4 टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। मींस टॉपिक एक ही है लेकिन उसके टाइप आपके 4 हैं आपके सिलेबस में, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। लाइक फर्स्ट हम क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट सपोज आई, राइट। सो उसकी वजह से सपोज ये आपका डायग्राम है, एक्स वाई एक कोई आपका एक वायर है जिसकी लेंथ आपकी कैपिटल एल है, स्मॉल पोर्शन की लेंथ हमने एल मानी है, और भी ज्यादा स्मॉल पोर्शन की लेंथ को हम डीएल मान लेंगे। इस वायर की वजह से किसी पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में ए इंटू साइन फाइव 1 प्लस 5 ये इसका डेरिवेशन होता था, अगर आपको ध्यान है तो। अब इसके अंदर स्पेशल केस में क्या बन सकता है प्यारे बच्चों, स्पेशल केस में ये हो सकता है कि जो 5 1 और 5 2 है, यस, इनकी वैल्यू आपकी दोनों की 90 डिग्री हो जाए, या इन दोनों में से एक किसी की भी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, एक की वैल्यू 0 हो जाए, राइट, या एक की वैल्यू 180 डिग्री। तो ये आपके डिफरेंट सिचुएशंस हैं। मैंने अभी बोर्ड पे आपके लिए 2 सिचुएशन लिखी हैं। नंबर 1 जो कि मैक्सिमम आपके बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने जो 2 मेन है उन्हीं को लिखा है। नंबर 1 मैंने माना अगर आपका 5 1 और 5 2 जो एंगल आपका यहाँ पे है, ठीक है, सपोज ये दोनों आपके 90 डिग्री हो जाते हैं, सो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, वो बनेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। नेक्स्ट इज अगर इन 2 एंगल में से कोई भी एक एंगल आप 0 डिग्री लेते हैं और
और सेकेंड एंगल को अगर आप 90 डिग्री लेते हो तो उस केस में फॉर्मूला आपका बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। क्यों? क्योंकि साइन 90 इक्वल होता है 1 के और साइन 0 आपका 0 होता है, ये रीजन है इसका। अगेन अगर कोई पूछे कि आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो वो आपका है राइट हैंड थंब रूल, या फिर जो आपका मैक्सवेल्स कोर्क रूल जो आपका है उससे भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज अगेन सेम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। ये बोल सकते हैं एक सर्कुलर कॉइल है आपके पास, उसके सेंटर पे अगर आपको निकालना है तो उस टाइम पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, दो फॉर्मूले हैं, जैसे सपोज एक तो ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ia बाई आर, आई उसका करंट, आर उस सर्कुलर लूप की रेडियस। लेकिन कई बार आपके एग्जाम में n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं, तो n नंबर ऑफ टर्न अगर आप इस एक्सप्रेशन को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद 2n पाई ये आपका होता है एंगल सस्टेंडेड बाय द सर्कुलर कॉइल, राइट। सो इस वजह से अगर n नंबर ऑफ टर्न के लिए करोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो प्लीज आप अपने बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपका उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे कि कौन सा वहां पे क्या सिचुएशन दे रखी है। इस सिचुएशन में क्या है, देखो सेम फॉर्मूला है, बस जस्ट हमने एंगल सस्टेंडेड बाय कॉइल एट द सेंटर लिखा है। क्या है, अगर आप इस फॉर्मूला में इसको n से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज ये n है, तो उस टाइम पे 2 पाई n, ये बाकी फॉर्मूला एज इट इज है, 2 पाई n को हम क्या बोलेंगे, एंगल सस्टेंडेड बाय द कॉइल एट द सेंटर। बस हमने इतना चेंज करना है इसके अंदर। अगेन इसके अंदर भी जो आपकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो दी जाती है राइट हैंड थंब रूल से। ओके, सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है, आपकी बार किस पे निकालनी है, एक्सिस ऑफ आ सर्कुलर कॉइल के, उसके एक्सिस पे। तो आपकी बार आपने उसको वर्टिकल लिया है और उसके एक्सिस पे। हियर इज द डायग्राम। इस डायग्राम में सपोज ए सर्कल की जो सर्कुलर कॉइल उसकी रेडियस है, एक्स वो डिस्टेंस है जहां पे या जिस पॉइंट पे आप कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो जनरल फॉर्मूला तो बनता है बेटा जी ये वाला, लेकिन इसमें कई बार स्पेशल केस आते हैं आपके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि नंबर 1 ये आ सकता है कि आपका ये पॉइंट यहां ना होके आपके सेंटर पे आ जाए। ये पॉइंट आप किसी पी पॉइंट पे ना निकाल के आप सेंटर पे निकालना चाहते हैं इसकी इस शेप की वजह से। सो उस टाइम पे आप ये देखिए एक्स की वैल्यू को आपको 0 पुट करना पड़ेगा। अगर आप x को 0 पुट करते हो इस फॉर्मूला में तो आपका जो रिड्यूस फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2nia बाई में a। तो आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन में x स्क्वायर को, मतलब x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो उसकी पावर भी अपने आप 0 हो जाएगी। नेक्स्ट इज कई बार ये सिचुएशन आती है कि ये जो x पॉइंट है ये आपका बहुत दूर है, इतना दूर कि जो x है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन a है। a क्या है, रेडियस। रेडियस ऑफ द जो सर्कुलर आपका लूप है, कॉइल है जो आपकी, उसकी रेडियस से जिस पॉइंट पे आप ऑब्जर्व करना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड वो बहुत दूर है। सो उस टाइम पे आपको ये वाले फॉर्मूला में a को जो आपका है वो आपको वेरी वेरी स्मॉल लेके नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो आपका जो रिड्यूस होगा फॉर्मूला इसके बाद ये वाला, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर कैरिंग करंट आई। सो इस सिचुएशन में बेटा दो केस माने हैं मैंने। सपोज एक पॉइंट है क्यू जो आपका सिलेंडर के इनसाइड है, ठीक है, एक हमने आउटर भी माना है। सपोज इस सिलेंडरिकल शेप की वजह से कोई आपका पी पॉइंट है जो आउटसाइड द सिलेंडर है। सो वहां पे क्या होगा, सो डियर स्टूडेंट दोनों केसेस में आपके डिफरेंट फॉर्मूले आएंगे। जैसे फर्स्ट केस की बात की जाए 1/r की, तो सपोज पहले केस में मैंने माना है आउटसाइड, पी पॉइंट पे इस सिलेंडर की वजह से जो होगा उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। हियर b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। लेकिन जब इनसाइड की बात करते हैं और मैथमेटिकली इसका निकालते हुए एक्सप्रेशन, तो आप देखिए सरप्राइज होंगे कि यहाँ पे जो b है उसका r के साथ डायरेक्ट का रिलेशन होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है अगर मैं सरफेस पे निकालूं तो सरफेस पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी प्यारे बच्चों वो आपकी मैक्सिमम होगी, राइट। सो नेक्स्ट केस में अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें, इसमें जो स्मॉल r है वो रेडियस है इनर वाले की, कैपिटल R आपके सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल का जो यहाँ पे आपकी शेप है उसकी रेडियस है ये। सो अगर आप ग्राफ देखिए तो देखिए सेंटर से लेके सरफेस तक ये आपका इंक्रीज हो रहा है और आपके सरफेस पे जाके मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है जो कि B0 हो जाएगी।
जैसे आप आउटसाइड द सर्कल जाएंगे या आउटसाइड द सिलेंड्रिकल शेप से जाएंगे तो आपकी बी कम होती चलेगी मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो ये ग्राफ, जैसे मैंने यहाँ पे भी ग्राफ बताया था आपका, तो कई बार एग्जाम में आपका ग्राफ भी प्लॉट करना आ सकता है बेटा 1 और 2 मार्क्स में। सो ये आपके थे 4 टॉपिक्स जो हमने अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो कई केस बन सकते हैं, लाइक वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ सकता है, वो परपेंडिकुलर आ सकता है, या वो किसी एंगल पे आएगा। तो मेनली 3 आपके केसेस बनते हैं, या तो आएगा 90 डिग्री, या मिस 90 मिस परपेंडिकुलर, या उसके साथ 0 डिग्री के साथ में, या किसी एंगल पे जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं, आर्बिट्रेरी कोई एंगल थीटा मान सकते हैं। तो तीनों सिचुएशन के अंदर उसकी शेप कैसी होगी उसके पाथ की, इस पे आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो लेट अस डिस्कस, वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, 3 केसेस हो सकते हैं। नंबर 1, सपोज इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन है आपकी मेरे राइट से मेरे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो ये जो रूम की मैग्नेटिक फील्ड है ये उस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, राइट। सेकेंड, सपोज चार्ज पार्टिकल सामने से आ रहा है, मींस इस फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। सो उस केस में उसका जो मोशन होता है वो उसका होता है सर्कुलर मोशन। थर्ड, ना तो वो पैरेलल आ रहा है ना वो परपेंडिकुलर आ रहा है, वो सपोज किसी एंगल पे आ रहा है। इस रूम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे आ रहा है, किसी वेलोसिटी v के साथ में। तो जैसे ही वो एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसका जो पाथ है वो आपका हो जाएगा हेलिकल, ठीक है, नाइदर स्ट्रेट लाइन नोर सर्कल, वो एक हेलिकल शेप होगा, राइट। सो ये 3 केसेस थे, लेकिन इसमें कई बारी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ डियर स्टूडेंट्स। जैसे नंबर 1, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल सपोज सर्कल में मूव कर रहा है वो भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर 2 फोर्स अप्लाई होती है। नंबर 1, QVB, अगर साइन थीटा, क्योंकि 90 डिग्री बोला है, परपेंडिकुलर आया है, तो साइन 90 होता है 1। सो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन थीटा को नहीं लिखा, क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू को 1 कंसीडर किया है। ये कौन सी फोर्स होती है? ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। दैट्स व्हाई वी कैन इक्वेट दीज 2 फोर्सेस। जब आप इन 2 फोर्सेस को इक्वेट करोगे और वहां से v की वैल्यू को निकालोगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा BQR/N। सो ये उसकी वेलोसिटी है, राइट। सो आप इतनी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल आपका क्या करेगा, मूव करेगा। कहने का मतलब अगर वेलोसिटी ज्यादा तो ज्यादा बड़ा रेडियस, अगर वेलोसिटी कम तो छोटा रेडियस। तो हम यहां से ये ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर मैं बात करूं हेलिकल शेप की, तो आप ध्यान दें, जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा किसी वेलोसिटी v के साथ में, तो ये जो v वेलोसिटी है ये 2 पार्ट में रिजोल्व हो जाएगी प्यारे बच्चों। एक आपका अलोंग जो कि cos थीटा, एक आपकी परपेंडिकुलर जो कि sin थीटा। अब क्या होगा, ये वेलोसिटी का जो पार्ट है ना v cos थीटा, क्योंकि ये फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग ली है, ये उसके पैरेलल है, तो ये बोलेगा कि तू स्ट्रेट लाइन में चल, चार्ज पार्टिकल को बोलेगा कि तू स्ट्रेट लाइन में चल। लेकिन ये जो फैक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ है 90 डिग्री के एंगल पे, ये बोलेगा कि नहीं सर्कल में चलना है, तेरे को सर्कुलर पाथ को ट्रेस करना है जैसा। अब 2 ऑप्शन होने की वजह से ना तो वो एक स्ट्रेट लाइन में चल पाएगा और ना ही सर्कल में मूव कर पाएगा। होगा क्या उसके साथ, जैसे उसने एंटर किया ये फैक्टर बोल रहा है आगे चल और ये फैक्टर बोलता है सर्कुलर मोशन में, तो वो सर्कल में जैसे ही मूव करेगा cos थीटा उसको आगे ट्रेवल करवाएगा, फिर सर्कल में मूव करेगा cos थीटा फैक्टर उसको आगे मूव करवाएगा। साइन सर्कुलर में मूव करवा रहा है, cos फैक्टर आगे लेके जा रहा है, इसी रीजन से उसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल शेप का होगा। अब इस वाली शेप की बात की जाए तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है उसके मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, ये साइन थीटा वाला। तो आप यहाँ पे देखें, आप इस एक्सप्रेशन को साइन या cos के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, कई बार ये पूछा जाता है बेटा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है और सर्कल में कोई भी चीज मूव करती है तो वहां पे आपकी एंगुलर वेलोसिटी डील करती है, या फिर पूछा जा सकता है आपका टाइम कितना लगेगा उसको मूव करने में,
राइट। सो उस वेक्टर के लिए सपोज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, दिस इज द रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, लेकिन हमने कौन सा वेक्टर लिया है साइन, इसीलिए ओमेगा इज इक्वल टू v sin थीटा बाय r। यहां से अगर आप ओमेगा की वैल्यू को निकालना चाहते हो, आप ये वाली या फिर ये जो v sin थीटा की b क्यों सॉरी यहाँ पे ये आपकी यहाँ पे r आएगा पहले बच्चों, क्योंकि ये आपका r है, ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया था b। सो b क्यू r बाय m आपको यहाँ पे पुट करना है, तो r से r कैंसिल, सो अपने पास एंगुलर वेलोसिटी जो बचेगी वो है b क्यू बाय में m। अब आपका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, देन न्यू इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। फिर से आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू को, ये वाली ओमेगा की वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ये b क्यू बाय में 2 पाई m। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो ध्यान दे वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो आपकी सर्कल की रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन वो किस पे डिपेंड करती है, क्यू बाय एम। क्यू बाय एम का फिजिक्स में एक स्पेशल नेम है बेटा, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चार्ज बाय मास, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ना रेडियस पे डिपेंड करती है, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल के चार्ज बाय मास रेशियो पे डिपेंड करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसे ही अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, बिकॉज टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल टू फ्रीक्वेंसी। सो आप ये फॉर्मूला पुट करें तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड के लिए भी बोल सकते हो कि सपोज एक चार्ज पार्टिकल ज्यादा वेलोसिटी से आया, एक आपका कम वेलोसिटी से आया, या एक ने छोटा सर्कल बनाया एक ने बड़ा सर्कल बनाया, सो वो दोनों इंडिपेंडेंट है आपके, मीन्स दोनों के लिए सेम टाइम लग रहा है मूव करने का, इसका ये मीनिंग है, मीन्स टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी या ऑफ वेलोसिटी और ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस ऑफ द सर्कल, जो वो अटेन करेगा, जो कि बनाएगा चार्ज पार्टिकल। अब नेक्स्ट इज, कई बार पूछी जाती है ये जो आपका मोशन हो रहा है इसमें एक होती है पिच ऑफ द हेलिक्स, इसका जो डिस्टेंस है, दो जो आपके कॉइल बनेंगे या जो लूप बनेंगे उनके बीच का डिस्टेंस। सो क्या हम डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं, ये हमने पहले भी बहुत बार लिखा है। सो वेलोसिटी कौन सी वाली, कॉस वाली, क्योंकि आपकी इस डायरेक्शन में कॉस जो फैक्टर है वेलोसिटी का वो डिपेंड कर रहा है। सो दैट्स व्हाई v1 की बजाय आप v cos थीटा पुट करेंगे, टाइम का जो रिलेशन आपने यहां निकाला है आप वो पुट करेंगे। सो ये आपका डिजायर्ड जो डिस्टेंस है, जिसको बोला जाए पिच ऑफ द हेलिक्स है, उसका फॉर्मूला है, ये आपका न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका सिंपल जो फोर्स एक्सर्ट होगी उस चार्ज पार्टिकल पे वो मैंने लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखना चाहती हूँ, कई बार न्यूमेरिकल के अंदर रेडियस पूछी जाती है बेटा, कि जो सर्कल ने रेडियस कुछ रेडियस का एक सर्कल बनाया है तो वो क्या होगा वो फाइंड आउट करना, तो उसके लिए दोबारा से आप इस इक्वेशन की हेल्प ले सकते हो। जैसे इस इक्वेशन को कंपेयर करके, दो फोर्सेस को कंपेयर करके आपने वेलोसिटी निकाली, ऐसे सिमिलर मैनर में इन दोनों वेलोसिटी को कंपेयर करके आप उस चार्ज पार्टिकल की रेडियस निकाल सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, रेडियस में आप चेक करें, रेडियस इज डिपेंड ऑन वेलोसिटी, जैसे यहाँ पे था वेलोसिटी डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द सर्कल, ऐसे ही रेडियस भी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। साथ ही रेडियस आपकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज बाय मास के रेशियो की, हम ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट। सो आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको मैक्सिमम आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एसोसिएशन रीजन के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने आपके डिस्कस किए हैं। इन्हीं को घुमा फिरा के आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोरेंज फोर्स और वेलोसिटी सेलेक्टर। सो इसको करते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज लोरेंज फोर्स। लोरेंज एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने जो अपनी दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, लाइक आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर आपकी मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों फोर्सेस के सम को बोला है कंबाइंड फोर्स। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी फोर्स लगाती है, QE। कई बुक में EE लिखा होता है, मींस स्मॉल इज द सिंबल फॉर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और एन प्रोटॉन। ऐसे ही FM जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है वो है आपकी QVB। यहाँ पे क्यों, क्योंकि आपका स्केलर है तो जो वेक्टर का साइन है किसके बीच में आएगा, मींस आपका क्रॉस प्रोडक्ट का जो साइन है वो आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आता है। लेकिन लोरेंज जो साइंटिस्ट है उन्होंने बोला है, उनके अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो डिस्कस किए दोनों फोर्सेस के सम के इक्वेट।
अब अगर आप दोनों को पुट करेंगे, इसको अगर आप इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको आप सेकंड माने और दोनों को ऐड करें तो आपके पास दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। अब यहाँ पे दो आपके स्पेशल केस बनते हैं। क्या? सपोज ये जो E, V और B, ये आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अगर ये सारी आपकी एक लाइन में मींस आपके कोलिनियर है, सो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो जीरो हो जाएगी, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा वो आपकी सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से करेगा, और उस टाइम पे जो उसकी एक्सेलरेशन होगी आपकी वो QE/m होगी। नेक्स्ट स्टेप में जब अगर आपके तीनों क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, सो उस टाइम पे जो कॉम्बिनेशन होगा फोर्स का वो होगा जीरो के इक्वल। साथ ही आपकी Fe किसके इक्वल हो जाएगी, Fm के, और जो एक्सेलरेशन है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, चार्ज पार्टिकल की जीरो। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट करो, दोनों टाइप की फोर्स को पुट करो, तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी E/b। इसका क्या फिजिकल मीनिंग है, इसको मैंने नाम दिया है वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। एक्चुअली क्या होता है बेटा, कई बार एक ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके अंदर, सपोज ये अपना रूम है, इस रूम की जो आमने सामने की दीवार है, यस ये वाली, सपोज ये दोनों है, यहाँ पे आपकी है इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन दोनों साइड आपकी है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब एक चार्ज पार्टिकल को बीच में से एंटर किया जाता है, तो कौन सा चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में से जा पाएगा, सिलेक्ट हो पाएगा, फिल्टर हो पाएगा, जिसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो ये रेशियो है इसके इक्वल होगी, वही चार्ज पार्टिकल आपका सिलेक्ट होके बीच में से जा पाएगा। सो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूलाज हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। सो कहने का मतलब आप लोरेंट्ज फोर्स वाले टॉपिक को आप वेलोसिटी सिलेक्टर या फिल्टर वाले टॉपिक के साथ रिलेट करके भी इसको डिस्कस कर सकते हो, सीख सकते हो। दिस नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड या तो कोई न्यूमेरिकल या कई बार ये आपको पूरा ड्राइव करना भी आ सकता है। सो इसलिए डियर स्टूडेंट, दो सिचुएशन होती हैं। सपोज अपने पास दो वायर है, एक बार हम ले सकते हैं कि दोनों में सेम डायरेक्शन में आपका करंट मूव करता है, तो आपकी जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होती है। एक बारी में हम रिवर्स में ले सकते हैं कि इसमें अगर ऊपर है तो उस पर डाउनवर्ड, या इसमें डाउनवर्ड तो उस पर अपवर्ड, तो दोनों सिचुएशन ले सकते हो। मींस दो वायर में से करंट आपका अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, सो उस केस में क्या फॉर्मूला होगा। सो लेट अस डिस्कस। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर। दो आपके पास कंडक्टर है C1 D1 C2 D2। फर्स्ट केस में सपोज दोनों में सेम डायरेक्शन में आपका करंट ट्रेवल कर रहा है, I1 I2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और लेंथ है आपकी L। नेक्स्ट वाले केस में सपोज अपने पास अगेन दो कंडक्टर हैं C1 से D1 C2 से D2, डिस्टेंस R है, लेकिन अब की बारी जो डायरेक्शन है करंट की वो रिवर्स है। सो आप देखें इस टाइम पे जब करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सिव फोर्स है, रिपेल कर रहे हैं। इस केस में ये इसको F1 F2 जो फोर्स है वो दोनों क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे के इनवर्ड। लेकिन यहाँ पे दोनों फोर्सेस आपकी क्या है, रिपल्सिव। किस फॉर्मूला से आप ये निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ कई बार पूछी जाती है, तो लेंथ की जो वैल्यू है वो 1 मीटर ले सकते हैं आप। μ0/4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमने R ले रखा है। डायरेक्शन अगर पूछी जाए तो आप राइट हैंड या राइट हैंड सिंपल रूल या आपका जो थंब रूल है उससे भी आप दे सकते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और कैसे हम एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं और उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। आपके इन टॉपिक पे सीबीएसई में बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, साथ ही आपके फिजिक्स की लैब में दो प्रैक्टिकल भी हैं आपके सेम टॉपिक से रिलेटेड। सो प्लीज आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके इस टॉपिक को सीखना। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो आपका डायग्राम होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, उसमें डियर स्टूडेंट हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, उसके बीच में अपनी एक कॉइल रखते हैं जो आपकी मूव करती है, उसके साथ एक निडल होती है जो डिफ्लेक्ट करके करंट को मेजर करती है, जो कि गैल्वेनोमीटर या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्क है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल करंट को भी मेजर करता है। तो यहाँ पे
एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दो टाइप की टॉर्क होती थी, अगर आपको ध्यान है। एक आपकी सिंपल टॉर्क जो आपके कॉइल के मूव करने की वजह से होती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और एक जब वो कॉइल वापस से आपकी उसी पोजीशन पे आती थी, क्योंकि आपकी वो जो कॉइल है उसको अटैच किया गया है फॉस्फोरस ब्रोंज की स्ट्रिप के साथ और नीचे एक स्प्रिंग के साथ, तो उसकी वजह से एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती थी। तो दो टाइप की टॉर्क होती थी, एक फॉर्मूला होता था NIAB साइन अल्फा। इस केस के लिए अगर हम 90 डिग्री ले उसकी वैल्यू, तो अपने पास सिर्फ एक्सप्रेशन बच जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू NIAB, और जो सेकेंड हमारे रिस्टोरिंग टॉर्क है वो आपकी सी थीटा की इक्वेट होती। नेक्स्ट थिंग इज, दोनों इक्वेशन को जब इक्वेट करोगे तो वहां से हम करंट सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि जो आपका करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा मींस डिफ्लेक्शन की। स्मॉल करंट स्मॉल डिफ्लेक्शन, लार्ज करंट लार्ज डिफ्लेक्शन, राइट। सो ये यहां से अगर अल्फा को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट जी आएगा, और जी आपका होता था गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अगर करंट सेंसिटिविटी की बात करें तो वो आपकी डिफ्लेक्शन अपॉन करंट होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज होती है। सो दोनों फॉर्मूला से आप दो टाइप की सेंसिटिविटी निकाल सकते हो। कई बार यहां से क्या क्वेश्चन बनता है कि आपका डिवाइस ज्यादा सेंसिटिव कैसे हो। ज्यादा सेंसिटिव मतलब कम डिफ्लेक्शन पे ज्यादा करंट इंडिकेट करे, या फिर आप ये बोले कि कम करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन आपके आए। सो उसके लिए हमें इस वाले फॉर्मूला से थीटा को एक साइड ले जाके बाकी सारी टर्म को सेकेंड साइड लिखना है, लाइक NIBA अपॉन में C, राइट। सो इसके अंदर ये हम कब ज्यादा कर सकते हैं, इसको और ज्यादा सेंसिटिव कब बना सकते हैं, जब आपकी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो। लेकिन डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा करने से आपका डिवाइस बल्कि हो सकता है, सो वो भी हम एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका करंट। यस, करंट हम एक अपर एक सेफ लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है मैग्नेटिक फील्ड। यस, मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। एक सिंपल मैग्नेटिक पोल की बजाय अगर आप रेडियल लेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन उसके अंदर से पास होगी, जो आपकी जो कॉइल होगी। नेक्स्ट है एरिया। यस, एरिया भी हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो आपका डिवाइस फिर से आपका बल्कि होगा, भारी होगा, तो वो हम नहीं कर सकते। यस, सी की वैल्यू को डिक्रीज करके, जितना सी आपका, या फिर सी की वैल्यू को इंक्रीज करके उतना ही डिक्रीज होगा ये, क्योंकि दोनों आपके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो हमें इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो इसकी वैल्यू पे लिमिट लगानी पड़ेगी। सो उसके लिए अगर आपको ध्यान है, डायग्राम में फॉस्फोरस ब्रोंज की स्ट्रिप थी, क्योंकि उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ये जितना कम सेंसिटिविटी उतनी ही हमारी क्या होगी डियर स्टूडेंट, ज्यादा होगी। सो ये आपका पार्ट है आपके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला, जिसमें उसका फॉर्मूला, सेंसिटिविटी और कैसे उसको और ज्यादा सेंसिटिव बनाया जाए। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसका यूज क्या है। एक तो सिंपल सा है कि हम उससे करंट को मेजर कर सकते हैं, उस सेंसिटिव करंट को जो आपका एमीटर भी मेजर नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, हम एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके सेंट में लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के, और एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं सीरीज में हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के। साथ ही हम एक गैल्वेनोमीटर को ओम मीटर में भी कर सकते हैं बेटा, जो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहती हूं। अगर कोई स्पेशल टाइप की कंडीशन के साथ में किसी रेजिस्टेंस को जी के साथ जोड़ा जाए तो वो ओम मीटर भी बन सकता है। एवोमीटर मींस, आपको इसको एवोमीटर बोलते हैं, मींस मल्टीपल हम मीटर्स में इसको चेंज कर सकते हैं, लाइक वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, राइट। सो अब डिस्कस करते हैं, जब एक गैल्वेनोमीटर के साथ में पैरेलल में एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, जिसको हम शंट बोलते हैं, तो ये वर्क करेगा एमीटर के जैसा। तो आप यहाँ पे ध्यान दें, सपोज आई करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, तो इस पार्ट से आई जी, सपोज जी इज द सिंबल फॉर गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे आपका आई माइनस आई जी जाएगा। दोनों में अगर आप इसको इक्वेट करेंगे किरचॉफ लॉ लगा के, तो वहां से आप आई जी की वैल्यू निकाल सकते हो, आप शंट की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट, इस टाइप से। तो उसके बाद अगर आप इसकी सीरीज में लगाते हो किसी हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस से, तो आपके पास वोल्टेज का ये रिलेशन आएगा, यहाँ से आप आर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, एमीटर और आपके वोल्टमीटर के बारे में, नंबर वन, एमीटर को हम लगाते हैं सीरीज में क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है, वोल्टमीटर को हम लगाते हैं पैरेलल में क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है ज्यादा। सपोज हमने एक एमीटर को सीरीज की बजाय पैरेलल में लगा दिया, तो क्या होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसकी वजह से
वो ज्यादा करंट को ड्रॉ करेगा, राइट। तो आपका डिवाइस भी डैमेज हो सकता है। और अगर एक वोल्ट मीटर को हम लगा देते हैं सीरीज में, तो वो ज्यादा आपके करंट को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा, जाने नहीं देगा, तो उसकी वजह से प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी। सो इसलिए प्रॉपर प्लेस क्या है, एमीटर को सीरीज में लगाओ, वोल्ट मीटर को लगाओ पैरेलल में। कई बार क्वेश्चन आता है, क्या हम एक एमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा कुछ है ऐसे ही वोल्ट मीटर के साथ। सो डियर स्टूडेंट ध्यान दें, एमीटर की रेंज को बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। हम एक ऐसा एमीटर बना सकते हैं जिसकी रेंज ज्यादा है, कम उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन वोल्ट मीटर की रेंज को हम ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। सपोज हमने किसी एमीटर की रेजिस्टेंस को एन टाइम बढ़ाया, एन टाइम, तो उसकी वजह से कोई स्टंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके स्टंट का क्या रिलेशन होगा, G अपॉन में n-1। ऐसे ही अगर हम एक वोल्ट मीटर को एन टाइम बढ़ाते हैं, उसकी रेंज को एन टाइम, तो वहां पे हमें R का क्या रिलेशन लेना पड़ेगा, n-1 इंटू जी। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस थे, ये आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में, असिस्टेंट रीजन की फॉर्म में, 1 मार्क्स में आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो प्लीज आप ध्यान देना इस चीज पे। सो ये जो आपका टॉपिक था। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डाइपोल। व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल? कंसिस्ट, जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल है उसके बारे में है, that consists of two unlike poles of equal strength and separated by a very small distance. Suppose ये आपके पास कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, दोनों पे पोल स्ट्रेंथ आपकी जैसे कि सेम होती है और स्मॉल m से रिप्रेजेंट की गई है। कैपिटल M आपका यहाँ पे है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल, जिसकी डायरेक्शन आपकी होती है साउथ से लेके नॉर्थ, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो आपका है 2l। सो ये आपका है मैग्नेटिक डाइपोल। अगर बात की जाए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक आपका इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट है, होता है जैसे ये पोल स्ट्रेंथ, आइदर द पोल स्ट्रेंथ और आपके उन दोनों पोल के बीच के सेपरेशन का प्रोडक्ट होता है। ऐसा यूनिट की बात की जाए अगर m के, तो वो जूल पर टेस्ला हो सकती है या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी आपकी हो सकती है। नेक्स्ट, पोल स्ट्रेंथ, ये जो m है अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो एम्पियर मीटर इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट, अगर डायमेंशन फॉर्मूला देखा जाए आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का और पोल स्ट्रेंथ का, तो वो आपके पास गिवन है। यहाँ पे आप आई भी लिख सकते हो और एम्पियर के लिए, करंट की यूनिट के लिए एम्पियर भी लिख सकते हो, तो दोनों ठीक है, आपको जिस बुक में जो नोटेशन मिले। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। सीबीएसई ने इस साल इस वाले यूनिट से कुछ टॉपिक डिलीट किए हैं, राइट। सो उन टॉपिक्स में से जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल है या जो बार मैग्नेट है आपका, उसकी वजह से जो एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, वो टॉपिक इस साल नहीं करना है। साथ ही जो आपका बार मैग्नेट है या जो आपका डाइपोल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है और उस पर जो टॉर्क लगती है आपको, वो वाला टॉपिक भी हमें नहीं करना है, वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। सो ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक एलिमेंट। मैग्नेटिक एलिमेंट कौन कौन से हैं ये डिस्कस करते हैं। Yes student, next topic is magnetic elements. So magnetic elements के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं जो हमें कंप्लीट अर्थ के बारे में जो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो बताते हैं। लाइक नंबर 1, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या फिर इसका नाम होता है मैग्नेटिक डिप, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है? सपोज मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको ये तीनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये आपको बुक में मिलेगा एज इट इज। सपोज ये वाला जो आपका आगे वाला पार्ट है प्यारे बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन को शो कर रहा है। ये जो पीछे वाला है आपका पार्ट, ये आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन है, उसको शो कर रहा है। मीन्स एक तो अपनी अर्थ का जियोमेट्रिकल नॉर्थ साउथ होता है और एक मैग्नेट का। ये तो आपको सबको पता है कि जो एक्चुअली अर्थ का और जो मैग्नेट का होता है उसमें थोड़ा सा गैप होता है, वो जो गैप है, वो जो डिफरेंस है, वो आपका है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, जिसको थीटा बोलते हैं, राइट। दैट मींस एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन या एक्सिस भी बोल सकते हो और मैग्नेटिक मेरिडियन या एक्सिस, उसके बीच के एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, दैट इज थीटा। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा आप देखें, जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल, सपोज ये एच है, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है,
ये V है, ये वर्टिकल है, R दोनों के बीच का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल है आपका, वो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोल लो या आपका मैग्नेटिक डिप बोल दो, डेल्टा उसको बोलते हैं। और ये एक डिवाइस होता है डिप सर्कल, उससे आपका मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये जो आपका H है इसको हम डिफाइन करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करूं कि जो R है आपका वो 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो रखा है, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, तो हम इसके भी यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हॉरिजॉन्टल के अलोंग हमेशा कॉस होता है और वर्टिकल के अलोंग हमेशा साइन होता है। सो इसीलिए H इक्वल टू R cos डेल्टा और V इक्वल टू R sin डेल्टा। अब यहां से हम 2 चीजें निकाल सकते हैं। नंबर 1 एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, नंबर 2 एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब आप स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, राइट, पहले आपको स्क्वायर करना है, फिर इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 को ऐड करना है, तो आपके पास ये रिलेशन आएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, मैथ्स के अकॉर्डिंग 1 होता है। फिर अगर यहाँ से आप सिर्फ r की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले सकते हैं। ऐसा करने से r जो है रिजल्टेंट जो है आपके पास वो अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आपको आएगा। इनके ऊपर आपको कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है एग्जाम में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। ऐसे ही अगर आप इन दोनों को इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो आपका देखो r से r कैंसिल होगा, साइन बाय कोस ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट होता है। सो आपका टेंजेंट डेल्टा आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट, और दैट इज v by h, मींस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट पे ये कुछ आपके कॉन्सेप्चुअल या एमसीक्यूज या असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मैग्नेटिक पोल की बात की जाए तो मैग्नेटिक पोल में डेल्टा आपका 90 डिग्री होता है। आप इन दोनों के अंदर डेल्टा की वैल्यू 90 पुट करके देखें तो आपको आप क्या पाएंगे, कोस 90 0, इसका मतलब वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे अगर हम मैथ्स में ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल मानते हैं, एक वाई एक्सिस होता है जो वर्टिकल है। सबको पता है कि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होगा। सो वैसे ही आपका यहाँ पे जब आप 90 पुट करोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका क्या होगा, रिजल्टेंट के इक्वल। ऐसे ही अगर आप इक्वेटर की बात की जाए तो डेल्टा वहां पे होता है 0, तो वहां पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका मैक्सिमम होता है। आप सिर्फ 2 बातें ध्यान रखें, पोल्स के ऊपर डेल्टा 90 डिग्री, जो आपका ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर मैग्नेटिक डिप की बात कर रही हूं मैं, और इक्वेटर के ऊपर ये आपका होता है 0। बस इन दोनों की वैल्यू को जब आप पुट करोगे तो आपको अपने आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कहां पे मैक्सिमम है कहां पे मिनिमम है ये पता चल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, सीबीएसई में जो आपका बोर्ड का पेपर आता है उसमें जरूरी नहीं बेटा आपको ये इसी फॉर्म में आए, आपको इनकी डेफिनेशन आ सकती है, ये वाले पार्ट से आपको कोई न्यूमेरिकल आ सकता है या कोई एमसीक्यू बन सकता है, राइट। बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, ये 1 और 2 मार्क्स का ही है आपका। सो नेक्स्ट इज न्यूट्रल पॉइंट्स। कई बुक्स में ये नहीं होता, सिलेबस से बोलते हैं कि ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो आपको न्यूट्रल पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए, एग्जाम में आए या ना आए। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट, ये जो आपका टॉपिक है न्यूट्रल पॉइंट्स, क्योंकि बार मैग्नेट इस साल सिलेबस से हटा दिया है प्यारे बच्चों, तो उसी से रिलेटेड है, उसी के जो रिजल्ट है उसके बेस्ड है, लेकिन मैं आपको आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगी। अब यहां देखें, नंबर 1 तो ये न्यूट्रल पॉइंट होते क्या है बेटा, ये न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जो रियली में ये बताते हैं कि अर्थ के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो बार मैग्नेट है इसका नॉर्थ साउथ की जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में कैंसिल होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अगर हम ये माने कि अर्थ का तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, सिर्फ एक मैग्नेट का है, तो कभी भी हमें अर्थ की प्लेस पे न्यूट्रल पॉइंट कहीं पे नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें तो मिलते हैं। और वो कैसे मिलते हैं वो मुझे आपको बताना है। सपोज हमने इस टाइप से अपने बार मैग्नेट को रखा है, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये जो नॉर्थ और ये साउथ है ये अपनी अर्थ का है। मीन्स हमने मैग्नेट के साउथ को अर्थ की नॉर्थ के साथ रखा है इस टाइप से। तो जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे
नल पॉइंट भी बोलते हैं, जहां पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल होती है, नलीफाइड होती है, न्यूट्रल हो जाती है। सो वो आपको मिलेंगे इस पी पे, क्यू पे। मीन्स आपको ये वाला जो इसका एक्सिस है, इस एक्सियल लाइन पे आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर सेकेंड टाइम अगर हम बार मैग्नेट के नॉर्थ को अर्थ के नॉर्थ के साथ रखते हैं और बार मैग्नेट के साउथ को अर्थ के साउथ के साथ इस कॉम्बिनेशन में रखते हैं, तो जो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे आपके, वो मिलते हैं हमें इक्वेटोरियल लाइन पे। ये बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन है बेटा, जिसको इक्वली कट कर रही है। आप ये ना देखें कि ये तो हॉरिजॉन्टल है और वो वर्टिकल है, आप ये ना देखें, आप ये देखिए कि आपने बार मैग्नेट को कैसे अलाइन कर रखा है। आपका ये बार मैग्नेट है, तो ये जो पॉइंट है ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो आपको जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे वो आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। ये उसकी शेप्स है, तो आप प्रॉपर इस वीडियो को पॉज करके दोनों शेप्स को देख सकते हैं, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बोर मैग्नेट्रॉन। आपको एग्जाम में बोर मैग्नेट्रॉन के नाम से आ सकता है टॉपिक। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जब एटम में रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज बोर मैग्नेट्रॉन। सो इसके लिए सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है एटम में चारों तरफ, तो वो हमने डायग्राम कंसीडर किया है। करंट क्या होगा, क्यू बाई में टी, जो कि आप सिंबल क्यू भी ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, राइट। अगर कोई बोर घूम रहा है तो दैट में उसकी वेलोसिटी होगी एंगुलर, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पाई न्यू। न्यू के साथ टाइम का रिलेशन होता है 2 पाई बाई टी, दैट इज ओमेगा। अब यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम निकालें तो आपके पास आएगा 2 पाई बाई ओमेगा। यहां से टाइम की वैल्यू को आपको यहां पे पुट करना है, और जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो नया करंट आएगा ओमेगा ई अपॉन 2 पाई आपके पास है करंट। अब अगर ऑर्बिट की बात की जाए और उसके एरिया पूछा जाए उसका, तो दैट इज ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अगर आर उसकी रेडियस है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने आई निकाला और ए निकाला। हम ये क्यों निकालना चाहते हैं डियर स्टूडेंट, हमने करंट को और एरिया को ही क्यों निकाला, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम आपका जो एम है उसका एक फॉर्मूला करंट इनटू एरिया भी होता है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे आई और ए की वैल्यू को पुट किया, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी, और दैट इज कैपिटल एम। कैपिटल एम इज द सिंबल फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। सो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। अब आप सोचेंगे कि मैम ने अभी यहाँ पे फॉर्मूला बताया है आई इंटू ए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब बार मैग्नेट की बात हो रही थी तो मैम ने बोला था स्मॉल एम इंटू 2l। यस, वो भी आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, लेकिन वो आपका है बेटा बार मैग्नेट का। और ये जो है आपका करंट इंटू एरिया, ये भी आपका मैग्नेटिक मोमेंट का है, लेकिन ये किस केस में है, एटम वाले केस में, जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसी ऑर्बिट पे। सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एंगुलर मोमेंटम को n इंटू एच बाई 2 पाई के इक्वेट कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में लीनियर वेलोसिटी आपकी होती है। लीनियर का एंगुलर के साथ क्या रिलेशन होता है, r टाइम ओमेगा या r ओमेगा। यहां से अगर आप निकालेंगे ओमेगा r स्क्वायर को, तो यहीं की ये रखो, m को आप ले जाओ सेकेंड साइड पे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में ओमेगा r स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड से हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इस वजह से हमने इसको इस टाइप से अरेंज किया, m हम नीचे ले गए, r स्क्वायर, ताकि हम ओमेगा r स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सके। हमने पुट कर दिया भाई। पुट करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन है n इंटू ई एच अपॉन 4 पाई एम। यस, तो मैं आपको बता दूं क्योंकि टॉपिक का नाम है बोर मैग्नेट्रॉन। सो ये म्यू भी जो सिंबल है और जो इस चीज के इक्वल है, ये आपका होता है बोर मैग्नेट्रॉन। इसका मतलब बोर मैग्नेट्रॉन एक टाइप से कांस्टेंट है, राइट। सो ई आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एच आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट है, एम आपका इलेक्ट्रॉन का मास। जब ये सारी वैल्यूज को आप इस बोर मैग्नेट्रॉन के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है जो कांस्टेंट की, वो आ जाएगी विद आपकी यूनिट, लाइक 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द वैल्यू एंड यूनिट फॉर बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये अपना टॉपिक इस टाइप से होता है कंप्लीट। सो आवर
नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। तो मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहती हूँ, इस साल सीबीएसई ने जो टॉपिक डिलीट किए हैं उसके अंदर जो ये अपना पार्ट होता था, इसमें पैरा, डाया, फेरो, आपका परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपका लूप था, डोमेन थ्योरी थी, वो सारा पार्ट आपका डिलीट कर दिया है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टर्म्स हैं जो मैग्नेटिज्म में यूज होती हैं ये आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं। तो मैं आपके जस्ट 2 मिनट और लूंगी, उसके बाद ये आज हमारा ये जो क्लास में जो पूरी कंप्लीट यूनिट है आपकी 3 वो कंप्लीट हो जाएगी बेटा। सो वेट अ मिनट। Yes student, last topic of today's class is some important terms used in magnetism. So वो मैंने आपको एक टैबुलर फॉर्म में बोर्ड पे सारा लिखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में एज अ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इनमें से कई टॉपिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिलेबस से कट कर दिए गए हैं, लेकिन अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आपको कट नहीं करने हैं। वो इन फ्यूचर में आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो इन्हीं में से आपका कोई 1 मार्क्स में एमसीक्यूज असर्शन रीजन की फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज आप इनको अच्छे से लर्न करना। जैसे कि आपको कुछ नंबर 1 पे मैंने लिखा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। सो एक चीज के 3 नाम है, मीन्स आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, ये तीनों एक ही चीज है। दैट इज सिंबल उसका है बी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायमेंशन फॉर्मूला m1l0 t-2 a-1 और इसको सिंबल इसका t होता है और 1t 1 टेस्ला आपका 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। सो इस टाइप से मैंने जितनी भी आपकी ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबको ऐसे ही एक्सप्लेन किया है, सबके सिंबल यूनिट्स वगैरह। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपके पास है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये वो डिग्री होती है बेटा जिस डिग्री तक एक मैग्नेटिक मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है ना तो वो मैग्नेटाइज होता है। सो ये चीज उसकी उस डिग्री को बताती है। नेक्स्ट जैसे आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, इसका सिंबल आपका है आई। सो इसमें हल्का सा फर्क होता है दोनों में, ये तो वो डिग्री है जिस डिग्री तक वो मैग्नेटाइज होता है और ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये उसका एक्सटेंट बताती है कि किस एक्सटेंट से वो मैग्नेटाइज हो रहा है। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक मोमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मींस परमिट करना, ये एबिलिटी होती है मटेरियल की कि वो कितना ज्यादा मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, ये आपकी किसी मीडियम की हो सकती है। म्यू नॉट आपका फ्री स्पेस से रिलेटेड है। म्यू आर ये रिलेटिव है जो किसी मीडियम की वैक्यूम के साथ में रिलेट करती है। आप यहाँ पे फॉर्मूला देखें, म्यू आर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ म्यू अपॉन में म्यू नॉट, मींस ये दोनों का रेशियो होता है। ऐसे ही आपका है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यस ये आपका रेशियो होता है I/H का। I/H मींस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन में मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोल लो या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल लो, सेम थिंग। साथ ही मैंने कुछ रिलेशंस लिखे हैं आपके यहाँ पे, ये भी आप लर्न कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट आवर यूनिट 3। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी यूनिट 4 को कंप्लीट करेंगे। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।